नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बेहद दिलचस्प खबर। प्रदेश में भले ही अभी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान न हुआ हो, लेकिन उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों में सियासी उठापटक शुरू हो चुकी है। पूर्व सांसद हैं प्रेमचंद गुड्डू। उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को अपने नोटिस का जवाब भेजा है। अपने जवाब में उन्होंने कहा कि मैं 9 फरवरी को ही भाजपा से इस्तीफा दे चुका हूं। इसके अलावा प्रेमचंद गुड्डू ने अपने पत्र में फिर से सिंधिया और सिलावट पर आरोप लगाए। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से वो भाजपा में शामिल हो गए थे। तकरीबन 20 से 30 साल का उनका रिश्ता कांग्रेस से था, वो उन्होंने खत्म किया, भाजपा में शामिल हो गए और अपनी पार्टी के खिलाफ वो बयान दे रहे थे हाल फिलहाल। और जो नए भाजपाई बने हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्हें लेकर वो बयान दे रहे थे। इसके अलावा तुलसी सिलावट, उनके खिलाफ गुड्डू ने बगावत शुरू कर दी है। गुड्डू ने इंदौर जिले की सबसे प्रतिष्ठापूर्ण मानी जाने वाली सांवेर विधानसभा सीट से सिलावट को चुनौती देने का ऐलान तक कर दिया। इसके बाद भाजपा ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी थी। भाजपा ने गुड्डू को पार्टी विरोधी बयानबाजी को लेकर नोटिस जारी किया, 7 दिनों में जवाब मांगा। इसके जवाब में प्रेमचंद गुड्डू ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखा और बीजेपी से इस्तीफे की बात साफ की। तो प्रेमचंद गुड्डू वो पहले इस्तीफा दे चुके हैं, ये अब वो साफ कर रहे हैं। पर क्या कांग्रेस में उनकी एंट्री इतनी, वैसे घर वापसी भी से कह सकते हैं, क्या इतनी सहज है, ये एक बड़ा सवाल। तो कौन है प्रेमचंद गुड्डू, ये भी हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में चले गए थे। दिग्विजय सिंह से काफी मेल मुलाकात है, अभी और भी मुलाकात उन्होंने की है। इंदौर, उज्जैन यानी मालवा क्षेत्र में गहरा दखल। अब वो बीजेपी के नहीं रहे, बीजेपी से इस्तीफा उन्होंने दे दिया। और सिंधिया और सिलावट दोनों के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला है, लेकिन मेन टारगेट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता से लेकर सिंधिया घराने का इतिहास तक पूरा उन्होंने, इससे पहले जब वो मीडिया के सामने आए थे तो पूरा इतिहास उन्होंने बता दिया। कई जगहों पर उन्होंने ये बात भी कही कि जिस वजह से कांग्रेस को छोड़ा था उन्होंने, अब वही बात उन्हें बीजेपी में नजर आती है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नाराज हो गए थे। किसी ने पुत्र मोह की बात भी कही। कामयाबी हालांकि पुत्र को नहीं मिल पाई। तुलसी सिलावट वहां से कामयाब हो गए थे, तब तुलसी सिलावट पंजे के साथ थे और अब वो बीजेपी के साथ हैं। प्रेमचंद गुड्डू साहब इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड्डू साहब, इतनी नाराजगी, एक दूसरा आपने फरवरी में ही साथ छोड़ दिया, बीजेपी को शायद ये बात साफ नहीं थी? नहीं, मैंने पहुंचा दिया था पत्र उनको। हाँ, राकेश सिंह जी अध्यक्ष थे जब, उस टाइम पे 9 फरवरी को भी पहुंचा दिया था मैं जी कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा आपके साथ में। जी, आपको पहले ही आभास हो गया था कि घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलने वाला है? नहीं, आभास नहीं हुई, इतना आभास नहीं था कि ये सरकार गिरा देंगे और इतनी विपरीत पूरी दुनिया कोरोना से पूरे इंतजाम में लगी हुई थी, लोग मर रहे थे। इतना अंदाज नहीं था कि इस तरीके से कर लेंगे ये लोग। जी, उसकी वजह ये लोग, इनको प्रदेश में ध्यान देना था। आज इंदौर की हालत, उज्जैन की हालत बद से बदतर, भोपाल की हालत बद से बदतर हो गई और स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए तुलसी सिलावट ने कुछ भी इस पे ध्यान नहीं दिया। ये जो आपने इस्तीफा भेजा था, ये किससे भेजा था और क्या उसका कोई जवाब नहीं मिला आपको 9 फरवरी वाला? नहीं, उसमें जवाब की जरूरत, मैं काम नहीं करना चाहता हूँ, ये लिख दिया था मैंने। वो पत्र भी आपके पास पहुंच गया होगा। मैं, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी का सिस्टम है, उस सिस्टम में हम लोग फिट नहीं थे और मुझे इस बात की खुशी है कि इनके इस कर्तव्य में जो इनने किया उसमें मैं नहीं शामिल हूँ। जी, आपने कहीं ये भी साफ किया है कि सामंतवाद के खिलाफ आप लड़ाई लड़ेंगे, ये आपने कहा है मीडिया को दिए बयान में। तो अब वो लड़ाई अलग झंडे और बैनर तले होगी या अपनी पुरानी पार्टी में वापसी? ये सामंतों से, मैं तो क्या कम्युनिस्ट पृष्ठभूमि से आया हूँ और 84 में इंदिरा जी की सादत हुई थी, उस दिन हम लोगों ने कांग्रेस
ज्वाइन की थी जी। और ये तो सामंती लोगों से तो हमारा हमेशा से लड़ाई रही है। अब वो जो भी है होगा। अब यहाँ कांग्रेस पार्टी मजबूती से इनको ठीक कर सकती है तो कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे, कांग्रेस में रहेंगे। जी, मतलब बातचीत आपकी चल रही है, बीच में मेल मुलाकात भी आपकी शायद दिग्विजय सिंह साहब से हुई है? नहीं, दिग्विजय सिंह साहब तो मेरे बड़े भाई हैं, पारिवारिक हैं। कमलनाथ जी भी मेरे बड़े भाई हैं। जो हम यूथ कांग्रेस का, स्टेट यूथ कांग्रेस आप विभाजित मध्य प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूं मैं जी। और बिल्कुल पारिवारिक संबंध इन लोगों से कभी मेरा कुछ हुआ ही नहीं जी। तो वैसे भी मुख्यमंत्री थे तो भी मेरी बात होती रहती थी, अभी भी बात होती रहती है। जी जी, मतलब कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं ऐसा संकेत है आपके पास? नहीं, बिल्कुल, वो परिवार है मेरा। जी, आप दरअसल परिवार से नाराज हो गए थे बीच में, इस वजह से सवाल नहीं, परिवार से नाराज नहीं हुआ था मैं। सिंधिया के ने जो सामंतवादी प्रवृत्ति है और इसने मेरे को, सिंधिया ने, ज्योतिराव सिंधिया ने मुझे पार्टी में परेशान किया और जहाँ से मैं सांसद था वहां पे एक बार भी अपनी रियासत समय से एक बार भी मेरे प्रचार में नहीं आए। और इनके जो चवन्नी कार्यकर्ता हैं, हाँ। इनके जो कारिंदे हैं, उन लोगों के साथ उन लोगों को मेरे सिर पे बिठाने का काम कर रहे थे और इस तरीके से मुझे काफी समय पर प्रताड़ित किया। उससे गया, कांग्रेस से नाराजगी नहीं रही मेरी कभी। उस टाइम के भी आप वीडियोज उठा के देखेंगे तो सिंधिया की वजह से गया, क्लियर बोल के गया था मैं। चलिए, क्लियर बोलकर, वैसे ये अच्छी बात है, क्लियर बोलकर जाना चाहिए। ये आप प्लीज हमारे साथ बने रहेगा। बीजेपी से रामेश्वर शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शरद हमारे सहयोगी, वो भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, आपके सवाल भी हम ले सकते हैं, आप लगातार हमारे साथ बने रहेगा। रामेश्वर शर्मा साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, आप दोनों मेहमान प्लीज बने रहे। शरद, आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, नाम के साथ सवाल पूछें प्लीज। जी, प्रेमचंद गुड्डू जी, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूं कि अगर आपको ये उम्मीद है कि कांग्रेस के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं या खुल सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कल एक बैठक हुई, उस बैठक में इस बात को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई है कि अगर ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता है जो बीजेपी में चले गए थे और फिर बीजेपी से कांग्रेस आ रहे हैं, तो मौजूदा कुछ नेताओं ने तो बैठक में यहाँ तक कह दिया है कि वो पार्टी छोड़ देंगे। तो क्या आप इस बात को लेकर आश्वस्त हैं? और अगर आपको मान लीजिए टिकट नहीं भी मिला उपचुनाव में, तब भी क्या आप अपने स्टैंड पे कायम रहेंगे? देखिए, मैं पार्षद रहा हूँ, सांसद रहा हूँ, विधायक भी रहा हूँ, तो ये कोई मेरी महत्वाकांक्षा नहीं है कि मैं विधायक बनूं या सांसद बनूं। बहुत कर लिया मैंने, ये सब बहुत करीबी से देख लिया। अब तो ये कि इन सामंतों को किस तरीके से ठीक किया जाए, इनके गुलामों को किस तरीके से ठीक किया जाए, वो ठीक करने में लगा हूं मैं, वो ठीक कर दूंगा। जी जी जी, चलिए बने रहिएगा। रामेश्वर शर्मा साहब का भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। रामेश्वर शर्मा साहब, फरवरी में ही प्रेमचंद गुड्डू साहब का कहना है कि वो फरवरी में ही इस्तीफा दे चुके हैं, बावजूद इसके आपकी पार्टी की तरफ से नोटिस जारी किया गया। धन्यवाद, कोई बात नहीं, जब इस्तीफा दे चुके हैं, हो सकता है पत्र आते आते बड़ी देर हो गई। जी, नहीं, आपके पत्रों की रफ्तार तो कितनी तेज है, महाराष्ट्र में आपके पत्र कितनी रफ्तार से चले थे, याद करिए। तो अभी तक उनकी चिट्ठी आई नहीं, चलो, पर लेकिन वो बोल रहे हैं स्वयं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो ठीक है, कोई बात नहीं है जी। वो जहाँ रहे, खुश रहे, मस्त रहे, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ। जी जी, धन्यवाद। पार्टी को कोई कमी, पार्टी में कोई कमजोरी नहीं, हमारे यहाँ कोई कमी और कोई कमजोरी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक भी कार्यकर्ता ईमानदारी और निष्ठा के साथ विचारधारा के लिए लड़ता है तो वो 1.25 लाख के बराबर होता है। 1.25 लाख से एक लड़ा हूं तब गुरु गोविंद नाम कहा हूं। तो हम तो गुरु गोविंद सिंह की कृपा से और उनके आशीर्वाद से और उनके बलिदान के त्याग से प्रेरणा लेकर काम करते हैं। अगर वो यहाँ रह के काम करते तो स्वागत है, और जा रहे हैं तो उसमें भी हमारी शुभकामनाएं। जी जी, आगे उपचुनाव है, कहीं कोई दिक्कत खड़ी होगी पार्टी के लिए? उनका कोई पत्र भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला है। जी जी, आगे उपचुनाव में कहीं कोई दिक्कत महसूस कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये गुड्डू साहब से पूछिए कि वो आए किस आधार पे थे और जा क्यों रहे हैं, वो इसका जवाब। जी, आधार वो बता रहे हैं कि सिंधिया से उनकी नाराजगी है, इसी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। अब आपकी पार्टी में भी वही सब कुछ? कांग्रेस में उनको कौन कौन से प्यार है, जरा बता दें। जी, नहीं, प्यार तो वो नहीं बता रहे, नफरत जरूर बता रहे हैं कि सामंतवाद के खिलाफ लड़ता रहूंगा। व्यक्तियों की नाराजगी पार्टी की नाराजगी से बड़ी नहीं होती है, ध्यान रखिए। जी, पार्टी बड़ी होती है, व्यक्ति छोटे होते हैं। पार्टी बड़ी होती है, व्यक्ति छोटे होते हैं, लेकिन आप तो हर कार्यकर्ता का पूर्ण सम्मान आपकी पार्टी में किया जाता है, नाराजगी दूर करने की कोई कोशिश ही नहीं की गई। नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है।
ऐसा उनको लगता होगा, पर जहां भी है सम्मान किया है, सम्मान नहीं किया होता तो क्यों लेते। जी जी जी। शरद रामेश्वर शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, सवाल आपका रहेगा कोई? मेरे से बोल रहे हैं क्या? रामेश्वर शर्मा जी, अगर इस तरीके की स्थितियां उपचुनाव में रह रही हैं जो आप देख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अब सारे चेहरे आपके लगभग स्पष्ट हैं उपचुनाव में कि कौन कौन लड़ेगा, तो आपको ऐसा लग रहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है ये अब? शर्मा साहब? हाँ जी, रामेश्वर शर्मा साहब, शरद आपसे सवाल कर रहे हैं, मेरे सहयोगी। शरद प्लीज बहुत शॉर्ट में। रामेश्वर शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि केवल ये एक ही सीट की बात होगी या कई और जगहों पर भी ऐसे आपके जो साथी हैं जो भले ही कांग्रेस छोड़कर आए हों या बीजेपी में हो, वो नाराज हैं क्योंकि आपके चेहरे तो उपचुनाव में पहले से तय हैं कि कौन कौन लड़ेगा? नहीं, अब उनकी अपनी नाराजगी के कारण वो होगा, और नाराजगी में जहाँ जिसको जो नाराजगी अगर है, कोई बात है तो वो प्रदेश अध्यक्ष जी को बताएं, मुख्यमंत्री जी को बताएं, संगठन महामंत्री जी को बताएं। लेकिन मैं इतना भरोसा दिला सकता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी में अगर हैं तो उनका सम्मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, और उनको कभी भी किसी भी तरह का कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी जिसमें वो अपने आप को आत्मग्लानि महसूस करें। बल्कि हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सब लोग सम्मान के साथ जिए हैं और सम्मान के साथ काम करते हैं। चलिए शर्मा साहब बने रहिएगा। गुड्डू साहब एक सवाल और, ये कब तक साफ हो पाएगा कि अभी हम जिससे बात कर रहे हैं वो भाजपा नेता के तौर पर जाने जाएं? ये तो खैर आपने साफ कर दिया कि अब ऐसा नहीं है। कांग्रेस नेता के तौर पर जाने जाएं या एक निर्दलीय के तौर पर, इंडिविजुअल के तौर पर? गुड्डू साहब? नहीं नहीं, बिल्कुल कांग्रेस को हमारे कार्यकर्ता तो थोड़ी हटा सकते हैं ना। कोई पद पोस्ट है, कोई काम करे, हम ये जरूरी नहीं है जी, लेकिन हम काम करेंगे। हम तुलसीराम सिलावट को यहाँ से हराएंगे और ज्योतिराव सिंधिया को सबक सिखाएंगे। जी जी। क्या लग रहा है सांवेर की स्थितियों को देखते हुए? कई ऐसे नेता भी हैं जो सिलावट साहब के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं। 3-4 दिन पहले का ही घटनाक्रम में आपको बता रहा हूँ। जी जी। नहीं, उसके अंदर गलत जानकारी दी गई, उनको पहले ही निकाल दिया गया था जी। और वहाँ पे एक भी भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता, उनका जिला अध्यक्ष हो या उनके मंडल अध्यक्ष हो या अन्य कोई पदाधिकारी को तो वहाँ बुलाया नहीं गया। जो चुनाव रहे सुनकर इनसे हारे 15 महीने पहले, वो जिला अध्यक्ष हैं। जी जी। शरद जी जी, शरद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, सांवेर सीट बेहद दिलचस्प होती जा रही है। जीतू पटवारी बाकायदा दावा कर चुके हैं, उन्होंने तो ट्विटर पे ये भी कहा था कि इसे रजिस्टर्ड कर लिया जाए। अब गुड्डू साहब भी नाराज नजर आ रहे हैं। स्थितियां बहुत दिलचस्प होंगी सांवेर में, हालांकि कॉन्फिडेंट है शर्मा साहब तो। हाँ बिल्कुल, देखिए स्वाभाविक सी बात है, राजनीतिक ये बयानबाजी और उठापटक का दौर है। चुनाव जब भी आते हैं तो इस तरीके के घटनाक्रम हो जाते हैं। ये वही प्रेमचंद गुड्डू जी हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, जिन्होंने 30 साल तक कांग्रेस में रहे और फिर एक झटके में बीजेपी में आ गए थे। कुछ भी उसके पीछे की राजनीतिक वजह रही हूँ, बेहतर बता सकते हैं प्रेमचंद गुड्डू जी। और अब अगर उनको ऐसा लगता है कि उपचुनाव से पहले उनका जो चेहरा है बीजेपी का वो पहले से तय है, यानी कि वो ये समझ रहे हैं कि उनके पास स्पेस अब नहीं रहेगा उपचुनाव में, तो और बेहतर संभावनाएं अब क्या हो सकती हैं? क्योंकि बीजेपी का चेहरा तो साफ है, तो फिर कांग्रेस का चेहरा कौन हो सकता है? हो सकता है कि उन्हें अपना घर, जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा कि उनकी घर वापसी एक तरीके से हुई है, तो ये अल्प अवधि रही बीजेपी के अंदर में। हालांकि ये दोनों ही पार्टियों में होता है, एक पार्टी की हम बात ना भी करें तो प्रेमचंद गुड्डू जी ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि 30 साल में जिस पार्टी को वो समझने में 30 साल लगा दिए एक पार्टी को, दूसरी पार्टी को 15 महीने में ही समझ गए वो। ये भी राजनीति का एक अच्छा हुनर है। प्रेमचंद गुड्डू साहब इसके माहिर भी है। और गुड्डू साहब प्लीज बने रहिएगा। रामेश्वर शर्मा साहब भी हमारे साथ हैं। शर्मा साहब एक सवाल मैं फिर से दोबारा वही शरद ने जो सवाल किया था उसी को और थोड़ा सा सुधार कर पूछना चाह रहा हूं। सुधार कर नहीं, संवार कर। मसला यह है कि जिन 20 से 22 सीटों की स्थितियां हैं, पिछले बार 2018 के नतीजे 10 से 15% का मार्जिन, उसके बाद जो नए नेता आपके आ गए हैं, हृदय परिवर्तन के बाद आप लाए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया वगैरह, उनकी वजह से पार्टी नेताओं की नाराजगी। क्या बहुत आसान है जीत आपकी?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमिटेड है, भारतीय जनता पार्टी का वोटर कमिटेड है। हाँ, परिस्थिति जन कभी कोई छोटी मोटी घटनाक्रम में 1000, 2000, 5000 के बीच की हार जीत हो गई होगी, उससे कोई बहुत बड़ी उस पर ना माने। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है, और आज की तारीख में जो कांग्रेस के हालात हैं देश और मध्य प्रदेश में, और कांग्रेस की जो तत्कालीन कमलनाथ जी की सरकार ने जो वादे किए थे किसानों से, जो वादे किए थे गरीब और मजदूरों से, जो वादे किए थे, मैं शर्मा साहब रोक रहा हूँ आपको, वक्त भी कम है और उनके वादों के लिए तो खैर आप बैठे हुए हैं, तमाम बातें कही गई हैं। शर्मा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रेमचंद गुड्डू साहब आप भी हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद आपका। शरद बहुत बहुत धन्यवाद। शरद हमारे सहयोगी, वो भी हमारे साथ जुड़े थे। तो ये पूरा घटनाक्रम है, लेकिन ये तय है, जैसा कि मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि ये जो उपचुनाव होगा ये पूरे देश की राजनीति के हिसाब से बेहद दिलचस्प होगा, और उसमें भी सांवेर सीट पर आपके लिए हमारी निगाहें लगातार बनी रहेंगी। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश जिला अध्यक्ष और सिटी अध्यक्षों, शहर अध्यक्षों की नियुक्ति से जुड़ी ये खबर है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ये नियुक्ति की है, सिंधिया समर्थक हटा दिए गए हैं। केसी वेणुगोपाल ने ये लिस्ट जारी की है। बड़ा अपडेट आपको बता दें, जिला अध्यक्षों से जुड़ा हुआ, मध्य प्रदेश में जो जिला अध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष हैं, उनसे जुड़ी नियुक्ति का ये मामला है। और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने खुद ये नियुक्तियां की हैं। सिंधिया के जो समर्थक थे वो हटा दिए गए हैं। केसी वेणुगोपाल ने इसकी लिस्ट भी जारी कर दी है। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, पूरी जानकारी विस्तार से। बिल्कुल, देखिए, ये सबसे बड़ी जो है कार्रवाई यदि हम कहें कांग्रेस की तरफ से की गई है, क्योंकि ये बात कही जा रही थी कि सिंधिया के पाला बदलने के बाद से कांग्रेस में जो है नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होगी, और उसी के तहत अब कमलनाथ ने नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति करी है। 11 नए जिलाध्यक्षों को नियुक्त किया है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्वालियर, विदिशा, श्योपुर वाले वो इलाके हैं, शिवपुरी, गुना वाले वो इलाके हैं जहां पर उपचुनाव होना है। तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले कई दिनों से इस बात को लेकर मंथन कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहा था कि नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी, और जो पाला बदलकर बीजेपी में चले गए थे उनको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। तो उसी के तहत कांग्रेस पार्टी ने 11 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है। इसमें श्योपुर, ग्वालियर ग्रामीण, विदिशा, सीहोर, रतलाम, शिवपुरी, गुना ग्रामीण में भी जिलाध्यक्ष को नियुक्त किया गया है। होशंगाबाद में भी नियुक्त किया है। सिंगरौली और देवास में भी जो है नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि मैंने कहा कि अब उपचुनाव और इसके मद्देनजर बहुत सारे फैसले, बहुत सारी लिस्ट अभी आनी बाकी है। इधर तरुण भनोत के बाद दूसरे पूर्व मंत्रियों के बंगले जल्द खाली होंगे। हालांकि एक मार्क लगा हुआ है इसके आगे, इसे क्वेश्चन मार्क की तरह भी देख सकते हैं आप। दूसरे पूर्व मंत्रियों से भी बंगले खाली कराने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। 10 से ज्यादा पूर्व मंत्रियों को नोटिस जारी कर दिया गया है। 20 मई को बंगले खाली कराने की डेडलाइन, शाम तक खाली नहीं होंगे तो बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। यह भी देखना दिलचस्प है कि इससे ज्यादा वक्त तो कांग्रेस ने तत्कालीन पूर्व मंत्रियों को दिया होगा, तो पूर्व मंत्रियों की बंगले से क्या बेदखली की कार्रवाई होगी। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा जितेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। जितेंद्र, शाम तक डेडलाइन, मंत्रियों का, पूर्व मंत्रियों का क्या कोई रिएक्शन मिल पाया? और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इससे ज्यादा वक्त ही कांग्रेस की तरफ से दिया गया था तत्कालीन पूर्व भाजपा से जुड़े मंत्रियों को। जितेंद्र, बिल्कुल ललित, ये जो बंगले का मोह है ये दोनों ही पार्टियों के लिए भारी पड़ जाता है। फिलहाल ये जो बंगला चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये कमलनाथ सरकार में वित्त मंत्री रहे तरुण भनोट का बंगला अलॉट था और अभी तक अलॉट है। हालांकि अब इस बंगले पर नजर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा उनकी है, और ये जो तमाम कर्मचारी आप देख रहे हैं सफाई कर्मचारी सरकारी विभाग के पीडब्ल्यूडी के हैं। बंगले को साफ करने आए हैं, मगर बंगले में सामान जमा हुआ है और
अभी इस बंगले में उनके कुछ कर्मचारी रह भी रहे हैं। तो कह सकते हैं कि इस बंगले का जो मोह है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि चिट्ठी लिखी गई है पूर्व मंत्री की, वित्त मंत्री के द्वारा, कि वो जबलपुर में मौजूद हैं और कोरोना का भी हवाला दिया गया कि इसके चलते ये बंगला अभी वो छोड़ नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बंगले का जो मोह है, हालांकि अब चूंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं विष्णुदत्त शर्मा, उनको भी बंगले की दरकार है, तो उन्हें जल्दी से शिफ्ट होना है। लगातार नोटिस की प्रक्रिया जारी है, अधिकारियों का हुजूम यहाँ पर मौजूद है। बाहर संपदा से जुड़े हुए जो अधिकारी मौके पर पहुंचे मगर असमर्थ है, क्योंकि बंगले में सामान उस समय का जमा हुआ है, तो बंगला खाली अभी नहीं हो पा रहा है। एक बंगला बने न्यारा, उससे ज्यादा जरूरी है कि बंगला जल्दी खाली हो प्यारा प्यारा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी जितेंद्र जानकारी दे रहे थे। ए खुदा बस एक ख्वाब सच्चा दे, अब की बरस मानसून अच्छा दे। ये उन दिलों की आवाज है जिसे आप और हम किसान के नाम पर जानते हैं। किसानों की जो चिंता करे उसे छत्तीसगढ़ सरकार कहते हैं। इन्हीं किसानों की चिंता करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने राजीव गांधी न्याय योजना शुरू करने का फैसला लिया है। याद कीजिए साल 2018 विधानसभा चुनाव का वह वादा, जिसमें कांग्रेस ने 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का वादा किया था। चुनाव का नतीजा आया, कांग्रेस की सरकार बनी, तत्कालीन पीसीसी चीफ भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने और किसानों से किया अपना वादा पूरा किया। जी हां, इस कोरोना काल के भीषण संकट में देश भर की सरकारों में अगर कोई तय समय पर अपना वादा पूरा कर रहा है तो वह है छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार। भूपेश बघेल सरकार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई के मौके पर छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी न्याय योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत 5700 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से 4 किश्तों में किसानों के खातों में डाली जाएगी। प्रदेश में धान, मक्का और गन्ना के 19 लाख किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। आगामी सीजन में दलहन और तिलहन पर भी न्याय योजना का किसानों को लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, प्रदेश के गन्ना किसानों को वर्ष 2018-19 का बकाया बोनस 10.27 करोड़ रुपए भी दिया जाएगा। आधुनिक भारत के स्वप्नद्रष्टा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की शहादत दिवस 21 मई को है। हम सब उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। उस दिन एक नई योजना हम छत्तीसगढ़ में लागू करने जा रहे हैं, जिसका नाम राजीव गांधी किसान न्याय योजना। 19 लाख किसानों को, चाहे वो धान उत्पादक हो, चाहे गन्ना उत्पादक हो, चाहे वो मक्का उत्पादक हो, उनके खाते में 5700 करोड़ रुपया अंतरित किए जाएंगे। ये 4 किस्तों में होगा और आज के समय में छत्तीसगढ़ के किसानों को सही मायने में ये बहुत बड़ी सहायता होगी। राजीव गांधी न्याय योजना के तहत भूपेश बघेल सरकार किसानों को खेती किसानी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए खरीफ 2019 से धान तथा मक्का लगाने वाले किसानों को सहकारी समिति के माध्यम से उपार्जित मात्रा के आधार पर अधिकतम 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से आनुपातिक रूप से आदान सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना में धान फसल के लिए 18,34,834 किसानों को प्रथम किश्त के रूप में 1,500 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। शेष किस्त का भी भुगतान जल्द किया जाएगा। पैर हो जिनके मिट्टी में, दोनों हाथ कुदाल पर रहते हैं, सर्दी गर्मी या फिर बारिश सब कुछ ही वे सहते हैं। आसमान पर नजर हमेशा, वे आंधी तूफान सब सहते हैं। खेतों में हरियाली आए, दिन और रात लगे रहते हैं। मेहनत कर वे अन्न उगाते, पेट सभी का भरते हैं। ऐसे ही किसानों की चिंता हमारे भूपेश बघेल करते हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।